मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सेट 8 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म के बुक से, जो 9-10 के लिए स्पेशल है, लेकिन ये 6 to 8 में भी काम करेगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। और 71 से देखिए 110 तक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सवाल के साथ करा। इसको सोल्व करने पे वैल्यू क्या होगा, सोल्व करना चालू कर दीजिए, वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा। इसको अगर एलसीएम लेके सोल्व करिएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे देखिए 2/3 आएगा, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 आएगा। और इस तरह से जब आप सोल्व करना चालू कर देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलना चालू हो जाता है। आप सिर्फ चलना चालू करिए। अब जल्दी से इसको काट पीट मचाइए, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, इस तरह से कटता जाएगा, इस तरह से कट जाएगा। तो जब ये कटते जाएगा ऊपर वाला से नीचे वाला, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा लास्ट में n। पूछा ही तब जाता है दोस्तों जब ये कटता है, अदरवाइज आपसे क्यों पूछेगा, फिर इसको तो कोई सोल्व ही नहीं कर सकता है। यानी 1/n ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। अब अगले सवाल को पढ़िए। करा ए और बी कोई दो घटनाएं हैं, तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो यूनियन का अगर पूछ रहा है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिएगा, पी ए प्लस पी बी इंटू पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब त्रिज्या मान लिया जाए कि पहले 2 रहा होगा, अब आधा कर दिया जाए, मतलब 1 कर दिया जाए, और ऊंचाई को सेम रखा जाए, ऊंचाई को सेम रखने बोल रहा है ना, यानी 1 और 1 का रेशियो होगा। तो बताइए इसके आयतन का रेशियो क्या होगा। तो आयतन होता है πr²h, इसका r का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर है, इसका h बनेगा 1। फिर सेकेंड वाला, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, तो बाद वाला का आयतन कैसे निकालिएगा, πr²h, इसका r 1 यूनिट है और इसका h 1 रहेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, आयतन का रेशियो 4:1 आएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है घटे हुए बेलन का आयतन मूल बेलन से बताना है, तो उलट दीजिए, 1 और 4 का रेशियो। करा निम्नांकित चित्र में यदि एल एम के समांतर है तो कौन सा संबंध निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो इसके लिए छोटी छोटी बातें जानकारी में होना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होता है और कोई ट्रांसवर्सल होता है, तो ये बराबर ये होता है संगत के कोण से, और ये बराबर ये होता है एकांतर के कोण से, और लगातार अंदर वाले को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ। अब आप समझिए। अब ये कह रहा है 2 और 5 बराबर होगा, आप एक बार चेक करके देखिए क्या सच ही बोल रहा है। नहीं, 2 और 5 बराबर नहीं होगा, 2 बराबर 6 होगा, या तो 2 बराबर 4 होगा, या तो 2 बराबर 8 होगा, 2 बराबर 5 नहीं होगा, क्योंकि 2 बराबर जो 6 होगा वो संगत के कोण से, और 2 बराबर 4 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और 2 बराबर जो 8 होगा वो एकांतर के कोण से। तो तीनों मैंने आपको बता दिया। तो ये गलत है और पूछा गलत गया, इसलिए यही सही है। फिर 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 बिल्कुल सही है संगत के कोण से, तो ये तो सही है, इसलिए नहीं हो सकता है। फिर 1 बराबर 7, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा और 3 बराबर 7 हो जाएगा, ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन गलत है। करा आइए एस त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिधि को निरूपित करता है। अगर आप एक त्रिभुज बनाकर चलें और उसमें जो एस है ना, इसके अर्ध परिधि को रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बीसी जो है ए यूनिट के बराबर है और सी ए जो है सी के बराबर है, और ए बी के बारे में नहीं बोल रहा है, तो आप इसको बी मान लीजिए। ठीक है। अब आप समझिए, यदि एक वृत्त डी ई एफ पर भुजाओं बी सी और ए बी को स्पर्श करता है, बी सी ए बी को स्पर्श करता है, लेकिन आप समझिए कि बी सी से अगर डी पे स्पर्श करेगा, इसके अंदर अगर हम एक सर्कल बना दें इस तरह से, तो BC से किस पे स्पर्श करता है, तो BC से D पे स्पर्श करता है। और बताइए AB से E पे स्पर्श करता है, AB से E पे स्पर्श करता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि BD का लेंथ क्या होगा S और ABC के फॉर्मेट में। अब आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि देखिए पूरा जो परिमिति होता है ना वो 2S होता है, और 2S जो है A प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, बिल्कुल। तो S हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। पूछा हमसे क्या जा रहा है, BD पूछा जा रहा है, मतलब अगर इसको हम x माने तो हमारा ये भी x हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, मैं कहूँगा अगर बाहर में कोई पॉइंट है और इससे अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, तो टेंजेंट का लेंथ बराबर नहीं होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। उसी तरह से इसको बाई मानेंगे तो ये भी बाई हमारा हो जाएगा, ये जेड मानेंगे तो ये भी हमारा जेड हो जाएगा। यानी पूरा अगर मैं बातचीत यहाँ से करूँ
तो हमारा जेड प्लस वाई जो आ जाएगा वो सी के बराबर। उसी तरह से एक्स प्लस वाई जो हमारा आ जाएगा वो ए के बराबर। अब पूरा जोड़ दीजिएगा एक्स प्लस जेड, तो ये आ जाएगा हमारा बी के बराबर। सबको लिखने की जरूरत नहीं, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब हमसे पूछा जा रहा है बी डी का लेंथ यानी एक्स का वैल्यू। तो आप एक्स को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एस के भी फॉर्म में लिखना और ए बी सी के भी फॉर्म में लिखना है। तो हम एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस वाई प्लस जेड, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड में वाई जेड को हटा देंगे तो एक्स ही तो बचेगा। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम कर क्या सकते हैं। तो आप यहाँ से ये बताइए कि अगर पूरे को आप जोड़ दीजिएगा, पूरे को जोड़ दीजिएगा तो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिला, और यही अगर जोड़ दीजिएगा तो 2 को एक्स मिल जाएगा, 2 को वाई मिल जाएगा और 2 को जेड मिल जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आ जाएगा वो एस के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल। और वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे वाई प्लस जेड जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा। तो जेड माइनस सी ये सवाल का उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, कह रहा है 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले होता कौन है, 1 पे 4 जीरो। आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर ये सबसे छोटी संख्या है तो क्या ये 12, 18, 20 और 25 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। कटता तो फिर यही आंसर हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे कटने वाला सोचेंगे कोई नंबर। तो इसका सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। अगर आप 12, 18, 20, 25 का एलसीएम लेते हैं तो पहले 20 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। तो 20, 25 का एलसीएम 100 बन जाएगा। बिल्कुल। अब 12 और 18 का एलसीएम कितना बन जाएगा, तो 12, 18 का एलसीएम 36 बन जाएगा। और 36 और 100 का अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम बन जाएगा कितना, 36 और 100 900 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और 100 से भी कट जाएगा। ठीक है। अगर दिक्कत हुआ है आपको थोड़ा सा समझने में तो आप इसको पहले काट सकते हैं, जिससे हम 4 से काट देते हैं 9 बार में, 4 से काट देते हैं 25 बार में। ठीक है। और इस तरह से भी हम एलसीएम ले सकते थे, लेकिन 900 अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए। आपको 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम चाहिए, यही ना। तो आप ऐसा तो जानते हैं, 2 से लगाना जानते हैं, 6, 9, 10 और यहाँ से हो जाएगा 2 से तो नहीं लगेगा तो 25 हो जाएगा। फिर आप 3 से इसको लगाइएगा, 2, 3 तिया 9 और 10, 25 को रहने दीजिए। फिर आप 5 से लगाना जानते होंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25। और इस तरह से अगर हम पूरे को अगर 2 से एक बार लगा दें तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 3 दूना 6 पचे 30 दूना 60 या 180 या पचे कितना 900। तो डायरेक्ट मैंने बोला था 900। 900 कैसे आया, यहाँ से आपको डिटेल्स करके बता दिया। यानी 900 के टेबल में अगर ले जाएंगे ना इसके नज़दीक, वही नंबर होगा जो परफेक्ट यानी पूरी तरह से कट जाएगा और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी रहेगा। तो आप इसको 900 से डिवाइड करिए। तो 900 से अगर आप डिवाइड इसको करने के लिए जाएंगे, एक बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा 900। 1000 में 900 को घटा दीजिएगा तो 100 बचेगा, एगो जीरो उतारिएगा। फिर एक बार लगाइएगा तो फिर से 900 घटाइएगा तो 100 आएगा। लेकिन अब आपको कटने वाला चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप सोचिए कि अगर 100 रिमाइंडर बच रहा है तो अगर 10,000 में अगर 100 को घटा देंगे तो पक्का 900 से कट जाएगा, क्योंकि मुझे रिमाइंडर को ओवरऑल जीरो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसमें अगर कुछ घटाइएगा तो ये फिर 5 अंक वाली संख्या नहीं रहेगा, ये 4 अंक वाला हो जाएगा। मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने की जब बात आएगा तो इसका डिफरेंस जोड़ दीजिएगा। तो 900 और 100 का डिफरेंस करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 800 आ जाएगा। तो इसमें आप 800 जोड़ दीजिए। अगर जैसे ही आप 800 जोड़िएगा तो ये 10,800 हो जाएगा। और 10,800 एक ऐसा नंबर है जो ये सबसे कट जाएगा और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। तो एलसीएम मैंने डिटेल्स निकाल दिया, लेकिन हमें इस तरह से एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम के लिए पहले जितना कटेगा उतना काटते रहिएगा। जैसे यहाँ से निकाल लेते 5 से ही कट रहा था तो 5 पचे 25 और 5 24। आप क्या करिए, 5 को साइड कर लीजिए। फिर अगर इसमें 4 और 12 में देखिएगा तो 4 से कट रहा था तो 4 को आप साइड कर लीजिए। फिर देखिए 3 और 18 6 बार में कट रहा है तो फिर 3 को साइड कर लीजिए। यानी 5 और 20 दिया 60 हो गया। और फिर 6, 5 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो इस तरह से करिएगा तो 900 आ जाएगा। खैर रही बात एलसीएम का, मुझे टाइम उतना नहीं देना चाहिए था उस पर। अब आगे हम बढ़ते हैं।
कह रहा है 5 की पावर अगर 501 है, उसको 126 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। अगर 5 की पावर 501 है मेरे दोस्त, और उसको आपको 126 से भाग देना है, आप भाग देने में सफल तब होइएगा जब इसके नज़दीक रहेगा, इसके पड़ोसी रहेगा। मतलब 126 से या तो एक कम रहेगा या तो एक ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो 5 की पावर मुझे इस तरह से सोचना है कि कितना करें कि 126 के नज़दीक आ जाए। तो 5 की पावर 3 करने से 125 बन रहा है। तो अगर 5 की पावर 3 करिएगा तो 3 से फिर इसको डिवाइड करिएगा, तो 3 से डिवाइड करिएगा तो कुछ बार में तो ये कटेगा ही कटेगा, और नीचे 126 आ जाएगा। अभी बन गया 125। अच्छा, करना पड़ेगा डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 से एक बार में, और 3 छक 18 और 3 सत 21, यानी 167 बार में। ठीक है, अब समझिए, अगर आप 126 से 125 को डिवाइड करिएगा तो यहाँ -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 की पावर ऑड है या इवन, तो आप बोलेंगे -1 की पावर ऑड है, ऑड होने की वजह से तो रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन -1 रिमाइंडर वैलिड तो है नहीं, मुझे प्लस लाना है, तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो 126 में घटाइएगा तो 125। ये सवाल का उत्तर है। अब इसको देखिए, 16 का मिलान चिन्ह बताइए क्या होगा। 16 का मिलान चिन्ह का मतलब, जैसे अगर मिलाते होंगे तो 4 बार डंडा खींचते होंगे और एक बार काट देते हैं तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार कटिंग 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो 5 या 15 होगा, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो रोमन में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये दोनों सेम ऑप्शन लिख दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, एगो में सुधार देता हूँ, एगो लाइन और खींच देता हूँ। ये 15 और एक 16 को रिप्रेजेंट, यानी बी ऑप्शन, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। कह रहा 10 की पावर 2 बाई बराबर 25 है, तो 10 की पावर -22 किसके बराबर होगा। 10 की पावर 22 पूछ रहा है, मतलब 1/10 की पावर 22, यानी मुझे 10 की पावर 22 का वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको करता क्या हूँ, 10 की पावर 22 लिख देता हूँ, उसके बाद में पावर 2 लिख देता हूँ, इसको कर देता हूँ 5 की पावर 2। अब दोनों का पावर सेम है तो इसका बेस भी सेम होगा, तो 10 की पावर 22 की वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ से आप 5 जब रखिएगा तो 1/5 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको पढ़िए, 5, 7, 9, 11 का मानक विचलन अगर 2 है तो इनका विचरण गुणांक क्या होगा। देखिए, विचरण गुणांक होता क्या है, जो विचरण गुणांक होता है वो समांतर माध्य को नीचे रखते हैं और मानक विचलन को ऊपर लिखते हैं। मानक विचलन, विचरण गुणांक हमेशा परसेंट में होता है, तो 100% से इसको फिर गुना करना पड़ता है, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य नीचे, मानक विचलन ऊपर, अगुना 100। तो हमें चाहिए मानक विचलन, तो मानक विचलन तो 2 दे रखा है तो 2 रख लीजिएगा। रही बात माध्य निकालने का, तो माध्य कैसे निकालिएगा, तो सबको जोड़िए, 11, 9, 20, 27, 5, 32 और बटा 4 करिएगा तो 8 आ जाएगा, यानी 8 नीचे, अगुना 100। 2 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, यानी 25% सवाल का उत्तर होगा। तो 25% आपको नहीं कहीं दिख रहा है तो आपको ई मार देना है। x² - 6x - 16 बराबर 0 समीकरण के मूल के बीच का अंतर। तो पहले तो इसका मूल निकालना पड़ेगा। अगर इसको आप सोल्व करिएगा, अगर इसको आप तोड़ने जाइएगा तो 16 को 2 टुकड़ा तोड़िए जिससे -6 आ जाए, 8 दूना 16, यानी -8 और +2 से ये टूट जाएगा, क्योंकि -8 + 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस में 16। सही है, -8 उधर जाके +8, +2 उधर जाके -2, और जो कोफिशिएंट रहता है ना x² का, उससे डिवाइड करते हैं, तो आपका तो यही दोनों शून्य का आएगा, 8 आएगा, एगो -2 आएगा। अब कह रहा है दोनों का अंतर बताइए, तो दोनों का जब अंतर करिएगा तो वो अलग से माइनस लगाना पड़ेगा, यानी माइनस प्लस, यानी 8 2 10, ये सवाल का उत्तर है। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, ये भी कोई बात हुई। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग पता है 360 डिग्री होता है। सभी आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो आज के डेट में चतुर्भुज पूछा है, कल के डेट में पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग आपसे पूछेगा, तो कितना भी भुजा क्यों न रहे n के जगह रखते जाइए। जैसे 10 भुज के आंतरिक कोणों का योग पूछेगा तो n के जगह 10 रख लीजिएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 को 180 से गुना करिएगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपसे पूछेगा तो n के जगह 3 रखिए, 3 में से 2 गया 1, 1 गुना 180 करिएगा तो 180। ये फार्मूला को आप ध्यान में रखें। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण अगर 4 है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब विकर्ण देता है तो विकर्ण से फिर आप भुजा निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, आप टाइम लेते हैं। तो क्षेत्रफल अगर विकर्ण में दे तो विकर्ण में ही आप याद रखिएगा, विकर्ण y√2 का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्या, विकर्ण y√2 का होल स्क्वायर,
और विकर्ण 4 है तो 4/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16/2 यानी 8। ये सवाल का उत्तर होगा। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करिए, इसको पढ़िए। दो समान त्रिभुज XYZ और LMN के क्षेत्र क्रमशः इतना इतना है, और यदि LM 9 है तो XY कितना होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो सबको पता उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो XYZ त्रिभुज का एगो भुजा पकड़िए, तो XYZ त्रिभुज के भुजा आपको ये रहा XY, तो आपको XYZ वाला ऊपर लिखना है, यानी जिसका क्षेत्रफल है उसी के सामने भुजा लिखिएगा। तो XY वाला ऊपर हो जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा दूसरा त्रिभुज का भुजा। दूसरा त्रिभुज का भुजा 9 है तो 9 का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। तो 49/9 है और ये XY के होल स्क्वायर बटे 81 है। काटिएगा तो 9 बार में, यानी यहाँ से XY निकालिएगा तो 49 का 7 हो जाएगा, 9 का 3 यानी 7 या 21। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो सिंपल बात है, लेकिन हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए कराते हैं ताकि आपको आदत बने थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम को बचाना होता है। करा डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और A और D के निर्देशांक क्रम से 2, 4 और -1, 3 है, तो B के निर्देशांक क्या होगा। देखिए करा D जो है AB का मध्य बिंदु है, अगर ये A है और ये B है तो D इसका मध्य बिंदु है, यानी बीचों बीच में है। उसमें कह रहा है कि A और D के निर्देशांक, A के निर्देशांक बता रहा है 2, 4 और D के निर्देशांक बता रहा है -1 और 3, और इसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अगर इसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा है मेरे मित्र, तो आप कर क्या सकते हैं इसमें कि अगर मिड पॉइंट का निर्देशांक अगर निकालना होता है तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है पहला को जोड़कर 2 से भाग, और इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है ऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग। बस इसे आप सोल्व कर लिए तो -2 और -2 मिलके -4, इसका आ जाएगा x बराबर -4 और 6 में 4 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो -4 और 2 ये सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो हम सब जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से कह रहा है शून्यकों का जो योग है वो -3 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 2 है, यानी x² प्लस 3x प्लस 2 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, सब प्लस में आएगा। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। इसमें 3 फार्मूला होता है, मैं तीनों लिख देता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा -b/a। दूसरा 2 शून्य को एक साथ लेकर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, आगे बढ़ जाइए सी के पास चल जाइए, शुरुआत माइनस होगा फिर प्लस हो जाएगा, बटा ये सभ्य में रहेगा, फिर अल्फा बीटा गामा, सी के बाद चले जाइए डी के पास, माइनस प्लस तब भी माइनस आ जाएगा, यानी -d/a ये सवाल का उत्तर है। बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है। बहुलक निकालने का क्या सूत्र होता है, देखिए f0 और f1 लिखा है, f-1 जो होता है ना, यानी जो बहुलक जो होता है ना उसके पहले वाले बारंबारता को कहते हैं, तो उसको f-1 बोलते हैं। बुक में NCERT में f-1 लिखता है, तो f-1 उसके पहले वाले और उसके बाद वाले कोई f1 अगर बोल रहे हैं तो इसको आपको 0 बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है l प्लस f0 और माइनस f-1 अब बटे 2f0 f0 और f-1 और f1 बाद में घटेगा, ये वाला i/h, h या i, कभी i भी यूज करते हैं कभी h भी यूज करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, आपको मिल जाएगा इस ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए 2, 2, 4, 5, 12 के लिए कौन सा सही है। माध्य और बहुलक में रिलेशन बताना है माध्यिका में, तो अगर इसको आप अरेंज करिएगा तो 2, 2, 4, 5, 12 तो अरेंज है ये है। अगर हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका तो बीच वाला हो जाएगा जी, तो बीच में कौन है, बीच में 4 है तो माध्यिका 4 हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा, सबको जोड़कर गिन के भाग, यानी 12, 5, 17, 4, 21 और 4, 25 बटा 5 यानी 5 आ जाएगा। और रही बात बहुलक निकालने का, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 आया है, तो बहुलक 2 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है माध्य बराबर माध्यक, नहीं माध्य बराबर माध्यक नहीं होगा क्योंकि माध्य 5 है और माध्यक 4 है। फिर कह रहा है माध्य बड़ा होगा बहुलक से,
माद बहुलक से बिल्कुल बड़ा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। फिर कह रहा है माद छोटा होगा बहुलक से, नहीं, दोनों बात तो हो नहीं सकता, आपका बी ऑप्शन ही होगा। निम्न वितरण में माध्यक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा? अगर माध्यक वर्ग की उच्च सीमा चाहिए, जैसे यहाँ वर्ग है और बारंबारता है, और माध्यक वर्ग के लिए आपको इसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, तो इसमें आपको संचयी बारंबारता इसी बॉक्स में निकाल लेना, अलग से बॉक्स बनाइएगा काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप कैसे कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले आप 13 लिखिए संचयी बारंबारता के लिए, क्योंकि संचयी बारंबारता बोलते हैं बारंबारताओं के योग को, यानी जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ से 13 हो जाएगा, फिर 13 और 10 जोड़िएगा तो 23, फिर 23 और 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 38, फिर 38 और 8 जोड़िएगा तो 46, और 46 और 11 जोड़िएगा तो 57, यानी इसको जोड़िएगा ना तो सबको 57 आएगा, यानी n बराबर आ जाएगा यहाँ से 57। तो जल्दी से n/2 कर लिया जाता है, यानी 57/2 का मतलब 28.5। तो 28.5 से बड़ा संचयी बारंबारता खोजिए कौन है, तो 28.5 से जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो इसी के सामने जो होगा वो बहुलक वर्ग होगा, यानी 12 से 17। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है कि पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करता है तो जो गैप होता है उसका आधा पहले वाले में घटाते हैं और दूसरे वाले में जोड़ते हैं, तो इसका गैप 1 का है तो 1 का आधा 0.5, तो 0.5 अगर घटाइएगा तो 0.5 हो जाएगा, माइनस में जीरो में माइनस 0.5 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -5.5, माइनस नहीं ये तो सिंबल है, फिर हो जाएगा 5.5 से लेकर 11.5, यानी पहला वाला में 0.5 घटाना होता है, दूसरा वाला में 0.5 जोड़ना होता है, ठीक है, तब वो आप वर्जी विधि में चला जाता है। अब आप समझिएगा, तो इसका अगर उच्च सीमा कह रहा था 17 नहीं मारिएगा, 17.5 मारिएगा, तो 17.5 कोई ऑप्शन में था, बी में लिखा हुआ था। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा अगर 3 है तो साइन क्यूब अल्फा साइन क्यूब बीटा साइन क्यूब गामा क्या होगा? अगर ये 3 दे रहा है तो वैल्यू पुट करने से बात बन रहा है, क्योंकि अगर इसके जगह आप 90 रख देते हैं अल्फा बीटा गामा की जगह, तो साइन 90 1 होता है, तो 1 1 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यूब 1 1 1 मिलके ये भी सवाल का 3 उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + p = 0 के मूल वास्तविक और असमान है तो p का वैल्यू क्या होगा? अगर वास्तविक और असमान की अगर बात कर रहा है तो आपको d > 0 को कंसीडर करना होगा, हाँ या नहीं? और अगर वास्तविक और बराबर की बात करता है तो d = 0 होता है, ये सब आपको पता है। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac यानी -6 का स्क्वायर, और 4 a की जगह 2 और c की जगह आपको p लिखना है, > 0। ये हो जाएगा 36 - 4 दूना 8 p > 0। 36 को उधर लेके जाइए, लेकिन जैसे ही आप माइनस से दोनों साइड गुना करिएगा तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, यानी p लेस देन हो जाएगा 9/2, p लेस देन 9/2, ये इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल को करिए। द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के कौन से हल संभव नहीं है? हल संभव नहीं है मतलब x का वैल्यू रखने पे 0 नहीं देगा, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें x का वैल्यू रखने पे 0 नहीं देगा? तो x की जगह आप 3 अगर रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 है ना, या हमको लगता है इसको तो हम सोल्व कर दे अच्छा रहता, क्योंकि हल चेक करने में तो टाइम लगेगा। चलिए 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 और 5 या 15 3 18, ये तो हल है, ये है, ये तो हो सकता है, हो सकता है क्या, होगा ही। फिर 2 अगर रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन हल संभव नहीं है? तो ये वाला। 4 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, अब 32 में 3 जाएगा, अरे ये भी नहीं हुआ। 4 रखने पे भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 रखने पे हो रहा था 0, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, अब 8 में से 3 जाएगा 5, ये भी नहीं होगा। तो 1 से अधिक फिर मारिएगा, कौन सा हल संभव नहीं है? तो 2 रखते हैं वो भी संभव नहीं है, 4 रखते हैं वो भी संभव नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, अब 32 में से 20 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, तो 1 से अधिक यानी डी आपको मारना चाहिए। अब आगे देखिए, या इसको आप सोल्व भी कर सकते थे, अगर ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है तो आप जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 दूना 6 जैसे माइनस में आ रहा है तो 6 से 5 लाना, तो -6 और +1 कर दीजिए, आ जाएगा। -6 उधर जाके +6, +1 उधर जाके -1, और 2 से भाग दे दीजिए। इसका जो सोल्यूशन आएगा 3 और -1/2 आएगा। अब देखिए 3 सोल्यूशन है, एगो -1/2 आएगा, तो ये सब तो वैसे भी नहीं होगा, इससे अच्छा हम सोल्व कर लेंगे जल्दी से। इसको चेक करिए, 2x + 3y = 13 और 4x - y = 5 है, तो x y का वैल्यू क्या होगा?
आप चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो बाई ऑप्शन चल सकते हैं। तो अगर मैं बाई ऑप्शन की बात करूं तो एक्स के जगह अगर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, और बाई के जगह 3, तो 3 3 4 13, ये तो सेटिस्फाइड कर गया। फिर इसको देखिए, एक्स के जगह 2 रखिए तो 4 दूना 8, और बाई के जगह 3 रखिए, 8 में 3 जगह 5, ये सेटिस्फाइड कर गया। यानी जब ये सेटिस्फाइड कर गया तो इसका और थोड़ी सोल्यूशन संभव है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होगा वो 2/4, 3/-1 और 13/5, ये नहीं बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब वही आंसर होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। इसको चेक करिए। 4x + 3y = a के लिए x = 1 है, y = 2 है, तो a का वैल्यू क्या होगा? ये भी कोई बात हुई पूछने का। तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी बोलिए। आपको करना चाहिए, वो बोलिएगा तब ना। x के जगह आपको 1 रखना चाहिए, तो x के जगह 1 रखिए, और y के जगह आपको 2 रखना चाहिए। तो 6 और 4 मिलके 10, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको पढ़िए। समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है कब? जब उसके अनगिनत हल होते हैं। अनगिनत हल होता है उसको क्या बोला जाता है? आश्रित बोला जाता है। करा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अनगिनत हल होगा तो ये तीनों बराबर होगा, यानी सी ऑप्शन। बहुत इजी सेट है भाई, इसको पढ़िए। करा 2x + 3y - 6 = 0 का आरेख बाई अक्ष को किस पर काटेगा? सबको पता है बाई अक्ष पर x 0 होता है, x कोऑर्डिनेट, यानी x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू प्राप्त करिए। x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 3y = 6, यानी y = 2, ये सवाल का उत्तर होगा। तो y 2 होगा, x 0 होगा। कह रहा है 2x - 3y = 6 का आलेख x अक्ष को किस पे काटेगा? x अक्ष पे y 0, तब y को 0 करिएगा तो x 3 आ जाएगा, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। x² - 2x + 1 में x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अगर x - 1 से आप भाग दे रहे हैं तो भाग दे दीजिए, क्योंकि गुणनखंड थोड़ी बोल रहा है कि अगर गुणनखंड रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन गुणनखंड है भी, क्योंकि x बराबर अगर 1 रखने पे 0 हो रहा है, देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 1 2, अगर x बराबर 1 रखने पे 0 आ रहा है मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब x बराबर 1 रखने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे इससे भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। और वैसे भी x² - 2x + 1 जो है वो x - 1 के होल स्क्वायर ही तो है, और जब इसको x - 1 से भाग दीजिएगा तो पूरा कटेगा। इस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। व्यंजक को सरल करिए, करिए सरल। अगर मैं सरल करने की बात करूं तो इसको सबको कॉस में बदल लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 1 - sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, और नीचे 2 + 2 कॉस स्क्वायर ए। ऊपर गौर से देखिएगा, 1 - sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यानी इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए मिला देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी तो वही चीज लिखा हुआ है ना, 2 + 2 कॉस स्क्वायर ए। काट पीट करिएगा तो 1 आ जाएगा, ये सवाल का उत्तर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़िए। ए और बी 2 बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 5 3 2 3 के अनुपात में है, यानी बर्तन ए में दूध पानी कितना के अनुपात में है? वो 5 3 में है, और जो बी में है वो 2 3 के अनुपात में है, और सी में आधा दूध आधा पानी है, मतलब 1:1 में है। तो कह रहा है नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? किस अनुपात में अगर पूछेगा 3 गो अनुपात देकर तो इसमें एलिगेशन आप लगाइएगा, और एलिगेशन आपको लगाते समय करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सेम क्वांटिटी लेकर भी मिला सकते हैं, सेम क्वांटिटी लेकर भी आप मिला सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर इससे हम दूध या पानी, अगर दूध से बना रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो दूध सभी से उठाइए, तो पहला से दूध कितना हो जाएगा? 5/8, क्योंकि पूरा 8 है, इसमें 5 दूध है। दूसरा से दूध कितना हो जाएगा? 2/5, और तीसरा सी में दूध कितना हो जाएगा? 1/2। तो इससे भी इधर के डिफरेंस इधर कर दीजिएगा, इधर के डिफरेंस इधर कर दीजिएगा। या आपको 8 5 2 डिस्टर्ब कर रहा है तो 8 5 2 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 8 5 2 का एलसीएम होता है 40, तो आप 40 से सबको गुना कर सकते हैं ईजी करने के लिए, या 40 से आप पहले ही सब में गुना कर देते तब भी अच्छा था। तो यहाँ से देखिए 8 5 40, यानी ये बन जाएगा 5 5 25, और यहाँ 5 से 8 बार में, यानी 8 दूना 16, और यहाँ 20 आ जाएगा। इधर के अंतर इधर फेंक दीजिए, इधर के अंतर इधर, तो 20 और 16 में 4 का अंतर, इधर 5, 4 5 के रेशियो में मिलाना चाहिए। तो आपको इतना फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। अगला बार से आप क्या करिएगा, यहीं से डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। 8 5 2 का एलसीएम 40 होता है, तो 40 से आपको क्या कर लेना है?
40 बनाने के लिए 8 को कैसे गुना 5 से, तो यहाँ से डायरेक्ट 25 निकल जाता। इसको पढ़िए। कह रहा है त्रिभुज आर एस टी में एम और एन, आर एस और आर टी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समांतर है। यदि आर एम 1/3 एम एस है और एस टी बराबर 5.6 है तो त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल बटे समलंब एम एन एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस 2 सेकेंड का चीज़ है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बड़े प्यार से आप देखिए, सुनिए, समझिए। कह रहा है एक त्रिभुज है आर एस टी, चलिए जी हमने आर एस टी बना दिया। फिर क्या बोल रहा है, एम और एन, आर एस और आर टी पर दो बिंदु है, आर एस और आर टी पर दो बिंदु है जिसका नाम क्या क्या है, एम और एन। एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समांतर है, चलिए इसको समांतर भी हमने बना दिया। आर एम जो है 1/3 एम एस है, आर एम जो है एम एस का 1/3 है, यानी एम एस अगर 1 है, एम एस को 3 मान लीजिए, एम एस अगर 3 है, एम एस अगर 3 है तो 3 का 1/3 आर एम है, यानी 1 है। अगर मैं पूरे लेंथ की मैं बात करूं, यहाँ से मैं पूरे अगर लेंथ की मैं बात करूं, पूरे अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 3 और 1 4 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। अब कुछ मत करिए, आप अब ज़्यादा कुछ मत करिए। आप सबको पता है कि ये वाला त्रिभुज, ये बड़का वाला त्रिभुज के साथ समरूप होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर ये संगत कौन से हो जाएगा, ये बराबर ये संगत कौन से हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन जाएगा। जैसे ही समरूप होगा और अगर उसके भुजा का बारे में आपको पता चल गया तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे इस त्रिभुज की एक भुजा हमको 1 दिख रहा है तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1। बड़का वाला त्रिभुज के लिए भुजा कितना बन जाएगा, 3 और 1 4, तो उसका क्षेत्रफल बड़ा वाला के लिए बन जाएगा 16। तो ये वाला कितना बन जाएगा, 15। यानी पूरा अगर 16 है जिसमें 1 है तो ये वाला 15 हो जाएगा। इस समलंब जो दिख रहा है आपको, पूछ भी वही रहा था कि आर एम एन का क्षेत्रफल, तो आर एम एन का क्षेत्रफल अगर 1 है तो समलंब का क्षेत्रफल 15 यूनिट है, यानी 1/15। ये सवाल का उत्तर है, बहुत ही जबरदस्त। आगे, यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं, अगर 120 डिग्री के कोण पर दो स्पर्श रेखाएं झुकी हुई है इस तरह से, 120 डिग्री पर अगर झुकी हुई है दो स्पर्श रेखाएं 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई है और इसका त्रिज्या बता रहा है 6 cm, इसका त्रिज्या बता रहा है 6 cm। सबको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर देखिए क्या कहता है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, इससे इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और सबको पता ये आपस में कांग्रुएंट होता है, मतलब ये 120 है तो ये 60 होता है। आई स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री तो ये 30। अब ये एक राइट एंगल बन गया, तो यहाँ से 30 के सामने अगर x होगा तो 60 के सामने सबको पता है √3x और 90 सामने 2x। अब यहाँ से √3x का वैल्यू दे रखा है 6, तो x का वैल्यू 6/√3। हमसे पूछ क्या रहा था, स्पर्श रेखा की लंबाई, x ही माने थे, तो 6/√3, √3 से गुना भागा कर लीजिए तो 3 दूना 6 यानी 2√3। ये सवाल का उत्तर होगा। आप चाहें तो इसमें साइन कॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम तो साइन कॉस नहीं लगाते हैं। आगे बढ़िए, करा दी कॉट 1 2 3 4 5 इस तरह से 178 तक जाएगा, 179 तक, तो वैल्यू क्या होगा, बीच रास्ते में अगर 179 तक गया होगा तो जरूर कॉट 90 आया होगा, क्योंकि 90 को पार करके ही 91 गया होगा। तो कॉट 90 का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 0, और 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए 10 और कॉट का प्रोडक्ट कभी भी 179 यानी 90 से पार रहे तो आपको आंसर क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 76 रुपया है, तो बताइए धनराशि क्या होगा। एक काम करिए, अगर बात 76 रुपया की कर रहा है तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, जो फास्ट पढ़े हो उनके लिए। 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, 3 साल का जो अंतर होगा ना, याद रखिएगा, CI और SI के जो 3 साल का अंतर होगा, फ्रैक्शन के जो निचला वैल्यू है इसके 3 गुना से 1 ज़्यादा होगा। अगर यहाँ 1/20 होता तो 20 या 60 1 61 होता, तो 25 या 75 1 76 यूनिट, और दे भी रहा है 76 रुपया। तब मूलधन क्या होगा, 3 साल के लिए मूलधन 25 का क्यूब करना होता है, और 25 का क्यूब सबको पता है 15,625 होता है। इस तरह से पढ़िएगा, मजा आएगा। लेकिन बहुत सारे गुस्सा हो रहे हैं हम पर कि आदमी पता नहीं हम लोग को क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ा करके ये चले जाते हैं।
तो आज मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ। देखो करिए क्या, हमको आज पता नहीं ऐसे हम हंसते नहीं थे, लेकिन आज हमको हंसी आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप सब बोलते हैं कि सर आप हंसते ही नहीं है, तो चलिए आज मैं हंस लिया आपके लिए, ठीक है। आप समझिए, तो 4% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/25 होता है, और टाइम अगर 3 साल है ना दोस्त, तो 25 का क्यूब मानना पड़ता है प्रिंसिपल को। तो 25 का क्यूब होता है 15,625। अब इस तरह से आपको 3 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसका आप करिएगा अगर 1/25, तो यहाँ से आ जाएगा 625, क्योंकि 2 बार 25 होगा। ये भी 625 और ये भी 625। ये हुआ साधारण ब्याज, लेकिन हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला साल तो सेम रहता है, लेकिन जैसे ही दूसरा साल में जाते हैं, तो दूसरा साल में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगने लगता है। तो दूसरा साल के पहले एक ब्याज है, तो इसका भी 1/25 होगा, 25। अब आइए तीसरे साल में। तीसरे साल में देखिए कै गो ब्याज दिख रहा है। तीसरा साल के पहले 3 ब्याज दिख रहा है, तीनों पर ब्याज लगेगा हर बार 1/25। तो इसका 1/25 करिएगा, तो यहाँ से 25, फिर यहाँ से 25 और यहाँ से 1। अब ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू SI को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा वैल्यू, ठीक। और ये वाला जो देख रहे हैं ना लाइन वाला, ये SI को रिप्रेजेंट करता है, पूरा CI को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरा CI में SI को माइनस करिएगा 3 साल का, तो अंतर तो आएगा नीचे वाला। ये नीचे वाला जो अंतर है देख रहे हैं, 25 या 75 और 1। तो यही मैंने ना आपको कहा कि इतना आप टाइम आपके पास नहीं होगा एग्जाम में, तो डायरेक्ट आप इसको 3 से गुना कर लीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए बस। अगर इस मान लीजिए कि 20% रहता, तो 20% का फ्रैक्शन आप 1/5 ले लेते हैं। और अगर बात 3 साल के अंतर का कहेगा, तो 5 या 15 116 यूनिट हो जाता। बहुत अच्छा, पढ़िए अगला। त्रिभुज ABC में 2 कोण A और B बराबर है, तो हम क्या करें। तो कहता आप ये करिए कि यदि A पर बाह्य कोण 115 डिग्री है, तो C की माप क्या होगा। A पर बाह्य कोण बना रहा है, तो A को आप यहां लिख लीजिए। अब समझिए, A और B बराबर है, एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, बराबर है। A पर बाह्य कोण 115 है, अगर ये 115 है मेरे मित्र, तो ये 65 होगा, क्योंकि जोड़कर 180 होना चाहिए। और ये 65, तो ये भी 65, तो 65 65 130, तो C हमारा 50। ये भी कोई पूछने वाली बात हुई। 108 नंबर पढ़िए। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है, और वह शेष 26,600 रुपया बैंक में जमा करता है। इसमें जो खर्च किया है, हर बार पूरे पैसे का खर्च किया। जैसे पूरा पैसा अगर 100 रुपया है, तो 25% बीमा पॉलिसी पर कर दिया, 100 में 25 गया, फिर 100 का 26 निकाल लीजिए, 26% 26 होता है। तो ये सबको अगर आप जोड़िएगा ना, तो 25 26 51 है, 51 और 23 74, और 74 और 19 93, तो 93% खर्च हो गया, बच गया 7%। और वो बोल रहा है कि जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक में जमा करता है, यानी 7% 26,600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च किया। तब भोजन पर कितना किया था, 26%, और मनोरंजन पे 19%, तो 26 और 19 कितना होता है जी, 45। 26 और 19 होता है 45, यानी 45% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 7% का वैल्यू इतना है, तो 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप 7 से भाग देंगे, और 45% निकालने के लिए 45 से गुना करेंगे। 7 से कटना चाहिए, 7 या 21, 5 बच गया, 7 या 56। अब इसको आप 2 जीरो लगा दीजिए, एगो से 2 निकाल लीजिए, 5 निकाल लीजिए, एगो से 2 निकाल लीजिए, एगो जीरो और आपको मिल जाएगा। 19 नमा 171, 17,000 जो भी रहे, 17 पर ढेर जीरो, 171 पर 3 जीरो। ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए, कह रहा है 2 संख्याओं का योग 60 है और उनके मसा और लसा 5 और 60 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए क्या होगा। आप एक काम कर सकते हैं, 2 संख्या को मान सकते हैं x और y, और आपसे पूछ रहा है इसके व्युत्क्रमों का योग, यानी ये वाला, यानी ओवरऑल आपको चाहिए क्या, आपको x + y चाहिए और x × y चाहिए। अगर 2 नंबर आप माने हैं, तो आप सब जानते हैं, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 60 है, तो यहाँ से तो 60 मिल गया, बहुत अच्छा, खाली गुणनफल चाहिए। और 2 संख्याओं का गुणनफल सबको पता है, मासा गुना लसा के बराबर होता है, 5 × 60, 1/5। ये सवाल का उत्तर है, कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन में दम।
करिए। ये सवाल का नाम गायब है, पता नहीं क्या क्या हुआ है। इसको देखिए। हाँ ठीक है, आ गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा से क्वेश्चन आ गया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़िए। 2 tan स्क्वायर एक काम कर सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू तो सबको पता है, 1 होता है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसमें तो कोई जान ही नहीं है, ये कट जाएगा और ये 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी आज सेट जो है ना, मज़ा हमको नहीं आया, पता नहीं आप लोग को आया होगा। काफ़ी ईजी था, लेकिन कोई बात नहीं, ईजी ईजी तो पूछा जाता है। तो हमें सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।